जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी समाज की तरक्की उसके सबसे बड़े शहरों से नहीं, बल्कि उसके सबसे छोटे गांवों से नापी जाए। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विजन के केंद्र में था। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि समाज की पूरी बुनियाद को ही बदल देने का एक सपना था। तो इस विजन को समझने के सफर में हम सबसे पहले उस टकराव को देखेंगे जिसने गांधी जी को बहुत परेशान किया, शहर और गांव के बीच का संघर्ष। फिर हम उनके शक्तिशाली समाधान, ग्राम स्वराज को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इसने उन्हें औद्योगिकरण पर सवाल उठाने के लिए कैसे मजबूर किया, टेक्नोलॉजी पर उनके विचारों को एक नई दिशा दी और आखिर में एक बिल्कुल नए भारत के लिए एक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया। गांधी जी के लिए भारत की समस्याओं की जड़ एक बहुत गहरे असंतुलन में थी, और वो था शहरों और गांवों के बीच का शोषक रिश्ता। ये कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि उनके हिसाब से यही भारत के शोषण की असली जड़ थी। गांधी जी का ये जो कहना है ना, ये उनके पूरे नजरिए का सार है। वो शहरों को ऐसी परजीवी संस्थाओं के रूप में देखते थे जो ग्रामीण भारत के जीवन रक्त पर, मतलब उनकी मेहनत और संसाधनों पर पल रही थीं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उनके पूरे दर्शन का आधार था। तो सवाल ये उठता है कि ये शोषण आखिर काम कैसे करता था। गांधी जी के अनुसार शहर विदेशी ताकतों के लिए एक बड़ी पाइपलाइन की तरह काम करते थे, जो गांवों से सारा धन और संसाधन खींचकर बाहर भेज देते थे। वो दलाल थे जो इस प्रक्रिया में खुद तो अमीर हो रहे थे, लेकिन भारत की आत्मा की कीमत पर। लेकिन गांधी जी का मकसद शहरों को बर्बाद करना नहीं था, बल्कि एक संतुलन वापस लाना था, और उनका प्लान 3 हिस्सों में बंटा था। पहला, संसाधनों के बहाव को उलटना, उन्हें शहरों से वापस गांवों की तरफ भेजना। दूसरा, शहर वालों को अपनी भूमिका बदलनी थी, शोषक से सहायक बनना था। और आखिर में, शहरों को हमारे देश के शरीर पर फोड़े की तरह नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम के एक स्वस्थ हिस्से के रूप में अपना सही स्थान खोजना था। तो शहरों की समस्या को समझने के बाद गांधी जी ने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन पेश किया जो सिर्फ मौजूदा सिस्टम को ठीक नहीं करता, बल्कि उसे पूरी तरह से जड़ से दोबारा कल्पना करता है। और यही था ग्राम स्वराज का विचार। ग्राम स्वराज के दिल में ना एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये 2 तरह की आज़ादी की बात करता है। एक है बाहरी आज़ादी, जहां गांव अपने सारे मामले खुद संभालते हैं, और दूसरी है आंतरिक आज़ादी, मतलब खुद पर शासन करना, आत्मसंयम रखना और आत्मनिर्भरता के जरिए नैतिक स्वतंत्रता पाना। इसे ऐसे समझिए, एक है स्थायित्व की अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ मिलकर काम करती है, जैसे एक किसान जो अपनी जमीन को सहेजता है। और दूसरी तरफ है अस्थिरता की अर्थव्यवस्था, जो एक ऐसी फैक्ट्री की तरह है जो संसाधनों को तब तक निचोड़ती है जब तक कि कुछ भी न बचे। गांधी जी के सहयोगी कुमारप्पा के लिए सच्ची आजादी पहली वाली अर्थव्यवस्था में थी। गांधी जी के लिए आजादी का असली मतलब यही था। ये सिर्फ एक सरकार को हटाकर दूसरी को लाना नहीं था, ये तो समाज के सबसे कमजोर इंसान तक पहुंचना था और ये पक्का करना था कि वो हर तरह के जुल्म से आजाद हो, चाहे वो विदेशी हो या घरेलू। स्वराज मतलब हर एक इंसान के लिए सच्ची आजादी। अब ये समझने के लिए कि गांधी जी इस गांव केंद्रित मॉडल तक पहुंचे कैसे, हमें ये देखना होगा कि वो किस चीज को सिरे से नकार रहे थे, और वो थी आधुनिक औद्योगिक सभ्यता। देखिए, गांधी जी ये नहीं कह रहे थे कि कारखानों से पैसा नहीं बनता। वो मानते थे कि इससे शारीरिक सुख मिलता है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया, इस तरक्की की कीमत क्या है। उनके लिए ये एक ऐसा सौदा था जो करने लायक नहीं था, क्योंकि ये हमारे नैतिक और मानवीय मूल्यों की कीमत पर हो रहा था। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों ही समाज में फैली असमानता को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन उनके जो रास्ते थे वो जमीन आसमान के फर्क वाले थे। आइए देखते हैं कि वो इतने अलग क्यों थे। ये तुलना देखें, सब कुछ साफ हो जाएगा। जहां मार्क्स के लिए इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई वर्ग संघर्ष थी, यानी अमीर और गरीब की लड़ाई, वहीं गांधी जी इसे शहर और गांव के बीच की लड़ाई के तौर पर देखते थे। और शायद सबसे बड़ा फर्क उनके तरीकों में था। मार्क्स का समाधान हिंसक क्रांति में था, जबकि गांधी का रास्ता पूरी तरह से अहिंसक बदलाव का था। तो क्लास वॉर यानी वर्ग संघर्ष की जगह गांधी जी ने एक बिल्कुल ही अलग चीज सामने रखी, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था।
ये अमीरों से कहता था कि वो अपनी अतिरिक्त संपत्ति को समाज की एक पवित्र अमानत समझे, जिसे वो मैनेज तो करें लेकिन अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। ये जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि दिल बदलकर समाज को बदलने की बात थी। चलिए अब एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। कई लोगों को लगता है कि गांधी जी टेक्नोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ थे, पर ऐसा है नहीं। उनकी आलोचना बहुत सोची समझी और शर्तों पर आधारित थी, जो हमेशा एक ही सिद्धांत पर टिकी थी: इंसान पहले आता है। गांधी जी ने खुद इसे बहुत साफ साफ कहा था, असली समस्या मशीन नहीं बल्कि मशीन के पीछे का जुनून है। एक ऐसा अंधा विश्वास जो इंसान की भलाई से ज्यादा मशीन की एफिशिएंसी को जरूरी मानता है। उनका लक्ष्य सबके लिए समय और मेहनत बचाना था, न कि कुछ लोगों के लिए पैसा जमा करने के लिए इंसानी मेहनत को ही खत्म कर देना। सबसे जरूरी चीज हमेशा इंसान था। मतलब एक सिलाई मशीन और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के बीच का फर्क समझिए। एक इंसान को ताकत देती है, दूसरी हजारों लोगों को उनकी नौकरी से हटा देती है। गांधी जी के लिए किसी भी टेक्नोलॉजी का असली टेस्ट बहुत आसान था। क्या ये इंसानियत की सेवा करती है या उसे अपना गुलाम बनाती है? और बस इसीलिए गांधी जी के लिए वो साधारण सा दिखने वाला चरखा सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। ये एक मामूली सी मशीन थी, लेकिन ये उनकी हर मान्यता का प्रतीक थी। व्यक्तिगत सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसानों की सेवा करती है, उन्हें हटाती नहीं है। तो इन सभी धागों को अगर हम एक साथ पिरोएं तो एक नए भारत के लिए गांधी जी का जो खाका था वो कैसा दिखता है? चलिए इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें संक्षेप में समझते हैं। तो कुल मिला के गांधीवादी रास्ता पूरी तरह से अहिंसक था। इसका फोकस शहरों और गांवों के बीच एक नया बैलेंस्ड रिश्ता बनाने पर था। ये जोर जबरदस्ती के बजाय नैतिक परसुएजन के जरिए रिश्तों को बदलने पर जोर देता था। और इसका मकसद सिर्फ उत्पादन बढ़ाकर नहीं, बल्कि अमीरों की इच्छाओं को सीमित करके एक न्यायपूर्ण समाज बनाना था। ये सत्ता के शांतिपूर्ण नैतिक हस्तांतरण का एक विजन था। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ता है। आज की दुनिया में जहां ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है, क्या वहां स्थानीय आत्मनिर्भरता, इंसान केंद्रित टेक्नोलॉजी और नैतिक अर्थशास्त्र के गांधीवादी विचारों की कोई प्रासंगिकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने लायक है।